तो आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन, जिसका नाम है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। तो इसके अंदर अपन ने सबसे पहला पढ़ा था सेक्शन 173। सेक्शन 173 के अंदर क्या लिखा हुआ है, मीटिंग ऑफ बोर्ड, यानी कि हर एक कंपनी को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जिस दिन कंपनी बनी उसके विद इन 30 डेज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है। उसके बाद क्या करना है, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स, यानी कि पहली मीटिंग कंडक्ट हो गई, उसके बाद हर एक मीटिंग हर एक साल में कितनी मिनिमम बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। तो इसका आंसर है मिनिमम 4 मीटिंग्स एवरी ईयर, यानी कि हर साल आपको 4 मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी है। और चार एंड द गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग नॉट मोर देन 120 डेज, यानी कि एक मीटिंग आज हो रही है और 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए अगली बोर्ड मीटिंग जब भी कंडक्ट होए। इसका एग्जामेशन दे रखा था ओपीसी स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, ऐसी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं करा है। वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, यानी कि स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को ये एग्जामेशन दे रखी है कि वो सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग करेंगे इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, यानी कि 6 महीने में एक बार करेंगे तो भी चलेगा। गैप बिटवीन टू मीटिंग्स नॉट लेस देन 90 डेज, और इन एक मीटिंग आज कर रहे हैं तो विद इन 90 डेज नेक्स्ट हो जानी चाहिए नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट। इन केस ऑफ ओबीसी, ओबीसी के अंदर कोई बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है। करना है तो कर सकते हो, रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। जब भी आप बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करोगे तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 7 दिन पहले देना पड़ेगा और राइटिंग में देना पड़ेगा और सारे डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा। एक भी डायरेक्टर छूट गया तो बोर्ड मीटिंग इनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है। अगर कंपनी के डायरेक्टर चाहें तो लेस देन 7 डेज का नोटिस भी दे सकते हैं। अगर कोई अर्जेंट बिजनेस के लिए उनको मीटिंग कंडक्ट करनी है तो उसमें उस केस में क्या होगा, वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविज़न तो। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ सकता उस अर्जेंट मीटिंग के अंदर तो क्या है, जो भी डिसीजन लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो एक बार रेटिफिकेशन, यानी कि एक बार वो चेक कर लेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कम से कम एक जना तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ रहा है अच्छी बात है। उसके बाद आता है क्वारम फॉर मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, सेक्शन 174। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कब बोर्ड मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, कितने मिनिमम, क्वारम का मतलब होता है कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कम से कम इतने डायरेक्टर्स तो अटेंड करेंगे ताकि ये बोर्ड मीटिंग वैलिड मानी जाए। तो इसका आंसर है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर एनी फ्रैक्शन राउंड ऑफ एस 1। टोटल स्ट्रेंथ के अंदर अपन ऐसे डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे जिनके प्लेसेस वैकेंट है, ठीक है। यानी कि कोई डायरेक्टर की डेथ वेथ हो गई है तो उस डायरेक्टर को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे टोटल स्ट्रेंथ के अंदर, ठीक है। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसको क्वारम माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन 8 कंपनी के लिए थोड़ा अलग है। क्वारम की रिक्वायरमेंट 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस। अगर कोई डिफॉल्ट नहीं करा उन्होंने एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करने में तो उसके बाद आता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ठीक है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होता है, ऐसा डायरेक्टर जो आज की बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो रही है उसके अंदर 5 एजेंडा डिस्कस होंगे तो उसमें से किसी एक एजेंडे में वो इंटरेस्टेड है, यानी कि होल्ड्स मोर देन 2% शेयर होल्डिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। उसने 2% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग, उसके बाद से एंड इज़ अ प्रोमोटर मैनेजर सीईओ ऑफ कंपनी, ठीक है। जिस पे एंटिटी से वो डील हो रही है उसका वहाँ का प्रोमोटर है, मैनेजर, सीईओ है, विद द एंटिटी फॉर्म इन विच सच डायरेक्टर इज ओनर डायरेक्टर, ठीक है। क्वारम कितना रहेगा इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, नंबर ऑफ, ये क्वारम कब रहेगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर, क्योंकि वो जना तो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो तो मीटिंग अटेंड उस एजेंडा पर बात कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका तो वही हो जाएगा, बायसनेस इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसके लिए अलग क्वारम की रिक्वायरमेंट है। या तो नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड्स और इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड्स होंगे या फिर इक्वल हो जाएंगे 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तो ये एप्लीकेबल होगा। क्वारम का नंबर, क्वारम का नंबर कितना होगा, लेस देन 2 नहीं होना चाहिए, और नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन मीटिंग वो उनको क्वारम मान लिया जाएगा, ठीक है। नोट इन केस देयर इज वैकेंसी इन बोर्ड एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिड्यूस बिलो क्वारम, ठीक है। यानी कि वैकेंसी बोर्ड में और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी रिड्यूस हो जाते हैं बिलो क्वारम, ठीक है। यानी कि मान लो टोटल कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर थे और 14 डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर थे, तो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर बचा एक ही, तो अब क्या होगा, इसमें तो लिख रखा है नॉट बी लेस देन 2, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो या फिर जनरल मीटिंग के अंदर
वापिस से डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पूरी फॉर्मेलिटी करो, ठीक है। उसके बाद दे रखा है नोट इफ मीटिंग नॉट हेल्ड फॉर वांट ऑफ क्वारम, ठीक है। अगर क्वारम प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी सेम डे टाइम प्लेस इन नेक्स्ट वीक। और अगर उस दिन नेशनल हॉलीडे हुआ तो उसके अगले दिन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आर्टिकल्स में कुछ दे रखा है कब मीटिंग कंडक्ट होगी तो वो मान लिया जाएगा, ठीक है। नोट मीटिंग संडेज को हो सकती है, अदर हॉलीडेज को हो सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, ठीक है। व्हाट इफ मीटिंग कैंसिल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था कि अगर मीटिंग कैंसिल हो जाती है, ठीक है, जेन्युइन रीजन से, और एडजॉर्न मीटिंग 120 डेज के बाद होती है, ठीक है। अपन ने देखा था गैप बिटवीन टू मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन, मतलब 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर एडजॉर्न मीटिंग को अगर उसमें देखें तो 120 डेज के बाद होती है वो एडजॉर्न मीटिंग, तो क्या चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि मीटिंग एक बार कैंसिल हो गई थी ड्यू टू लैक ऑफ क्वारम। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था बोर्ड मीटिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या था, टाइप्स ऑफ वोटिंग फॉर बोर्ड रिसोल्यूशन, ठीक है। एक क्या होता है, बोर्ड रिसोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, ठीक है। यानी कि बोर्ड मीटिंग के अंदर एक तो फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि लोग फिजिकल आ सकते हैं, और अगर वो नहीं आना चाहते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक था सेक्शन 175 रिसोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अगर कोई सर्कुलेशन को अर्जेंटली पास कराना है, ठीक है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो सकते हैं। यानी कि एक जो भी चेयरपर्सन है उसने क्या करा, 10 पेपर ले लिए, ठीक है, उसमें लिख दिया ये मैटर है, और इसमें सारे डायरेक्टर को भेज दिया, उसमें बताना है कि यस है या नो है, ये सिर्फ टिक करके भेज दो, ठीक है। पूरा मैटर बता दिया, उसके नीचे लिख दिया यस है नो है, आपकी अपनी कंसेंट भेज दो, ठीक है। यानी कि यहाँ कोई ना फिजिकल मीटिंग कंडक्ट हो रही है, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई मीटिंग कंडक्ट हो रही है, सिर्फ यस और नो में दे दिया, ठीक है। और मान लो टोटल थे 10 डायरेक्टर्स, उसमें से 6 जनों ने यस बोल दिया तो वो बोर्ड रिसोल्यूशन वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। कब बोर्ड रिसोल्यूशन सर्कुलेशन से ऐसे पास नहीं हो सकता, अगर 1/3 लोग बोले, एटलीस्ट 1/3 टोटल डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स अगर ये लोग बोलें कि नहीं नहीं हमको तो मीटिंग अटेंड करनी है, यानी कि मीटिंग से ये रिसोल्यूशन पास करवाओ, तो फिर उनको मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था ऑडिट कमेटी, ठीक है। कमेटी का क्या मतलब होता है, जैसे आपके स्कूल में आता है स्पोर्ट्स कमेटी, फूड कमेटी, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, जो भी मेन लोग टॉप लेवल होते हैं उनका काम को आसान करने के लिए बने हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि स्पोर्ट्स कमेटी होगी अगर स्कूल में है तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स का काम देखेगी, उनका काम भी आसान हो जाएगा, उनको कुछ फूड वूड अदर बाकी चीज़ों का देखना नहीं पड़ेगा। इसी ऑडिट कमेटी होती है, ये काम क्या करती है, ऑडिट से रिलेटेड सारे मैटर्स देखती है, ठीक है। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, ठीक है। कोई डायरेक्टर अपनी मनमर्जी से तो कोई गलत ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखती है। एप्लीकेबिलिटी क्या थी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को तो अपॉइंट करनी है ऑडिट कमेटी को, या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज़्यादा हो, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ या एक्सीडिंग या लोन के केस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो ऑडिट कमेटी को रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामेशन दे रखी थी अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, उनके जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी और डॉर्मेंट कंपनी, ठीक है। यानी कि अगर होली ऑन सब्सिडरी अनलिस्टेड है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट इफ इन 1 ईयर, अब मान लो किसी एक साल में ये लिमिट क्रॉस हो गई और अगले साल क्रॉस नहीं हुई, तो क्या अगले साल ऑडिट कमेटी को रखना पड़ेगा या निकाल देंगे? तो एक बार एप्लीकेबल हुआ तो लगातार 3 साल के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। कंपोजिशन कौन कौन रहेंगे, 3 डायरेक्टर्स तो कम से कम होने ही चाहिए विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग मेजोरिटी, यानी कि मान लो कंपनी इसमें टोटल हो गए 10 डायरेक्टर्स, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 6 लोग होने चाहिए, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जो भी ऑडिटर होगा उसका रेम्यूनरेशन देखेंगे, क्या वो इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उस पर बराबर चेक करेंगे, ठीक है। नोट नो अप्रूवल, ये इतना अर्जेंट नहीं है, ठीक है, वही बता रखा है, ठीक है। इसको आप रीड कर सकते हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है विगिल मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, ये बना हुआ है ग्रीवेंसेस, यानी कि फॉर्म फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ टू रिपोर्ट ज्वाइनिंग कंसेंस, यानी कि अगर डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए बना हुआ है, ठीक है। यानी कि डायरेक्टर्स के साथ क्या हो सकता है, मान लो एक डायरेक्टर बहुत ही होशियार है, ठीक है, अच्छा बोलता है और शेयर होल्डर्स के फेवर में ही बोलता है हमेशा, तो कई बार बाकी डायरेक्टर्स को गुस्सा आया, ठीक है, और वो जब भी जो ज्वाइनिंग डायरेक्टर है, ठीक है, हमेशा जो
शेयर होल्डर के बारे में सोचता है, ठीक है। अब वो जब भी मीटिंग के अंदर बोलता है उसका माइक ही बंद कर दिया जाता है, जैसे वो बोलना शुरू कर दे उसका माइक बंद कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर उसको नोटिस ही नहीं भेजा जाता, तो उसके लिए बना हुआ है विगिल मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसा कोई अत्याचार हो रहा है, कोई विक्टिम हो, ठीक है, अत्याचार का, तो उसके लिए बना हुआ है विगिल मैकेनिज्म, ठीक है। इसके लिए एप्लीकेबिलिटी कौन कौन सी कंपनी के लिए ये मैकेनिज्म विगिल मैकेनिज्म कमेटी होनी चाहिए? एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए, या फिर कंपनी ऐसी कंपनी जिन्होंने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा है, या फिर ऐसी कंपनी जिसने बोरो मनी कर रखी है फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, ठीक है। तो उनके लिए एप्लीकेबिलिटी कौन कौन इसमें इंक्लूड होगा? कंपोजिशन ऑडिट कमेटी में जो लोग थे वो लोग इसमें आ सकते हैं, और ऐसी कंपनी जिस पर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर देंगे डायरेक्टर को जो ऑडिट कमेटी का की तरह काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एनआरसी कमेटी, ठीक है। एनआरसी कमेटी की एप्लीकेबिलिटी क्या? हर एक लिस्टेड कंपनी सेम है जो अपन ने उसमें देखी थी ऑडिट कमेटी में, ठीक है। एक्सेप्शन भी सेम है, एक बार एप्लीकेबिलिटी हुई तो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक रखना पड़ेगा एनआरसी कमेटी को। कौन कौन कंपोजिशन में आएंगे ये डिफरेंट है, ठीक है। जो ऑडिट कमेटी में देखा था उससे डिफरेंस है कंपोजिशन में, ठीक है। एनआरसी सेल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यानी कि अगर मान लो टोटल डायरेक्टर्स इसमें हो गए 4, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कम से कम 2 जने तो होने ही चाहिए, ठीक है। और जो भी कंपनी का चेयरपर्सन होगा, जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस का चेयरमैन है, तो वो इस कमेटी का चेयरमैन नहीं बन सकता। ऐसा क्यों लिख रखा है? क्योंकि नाम से देखो नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन कमेटी, वो अपने खुद नॉमिनेशन डिसाइड कर लेगा, दोनों जगह चेयरमैन होगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। फंक्शंस क्या करती है? अपॉइंटमेंट देखती है, रिमूवल देखती है डायरेक्टर लोगों का, उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या उनकी पॉलिसी है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी नेक्स्ट आते हैं। ये क्या डील करती है? अगर किसी डिपॉजिट होल्डर्स को समय पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, या फिर मिला ही नहीं, या फिर कोई शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ही नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर समय पे नहीं मिल रहा, लेट मिल रहा है, ठीक है, तो वह सब ये चीज़ें वो सब ये कमेटी देखती है। एप्लीकेबिलिटी किस पर है? ऐसी कंपनी जिसके मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। शेयर होल्डर्स में डिपॉजिट होल्डर्स को भी इंक्लूड करा है, डिपॉजिट होल्डर्स उनको भी इंक्लूड करा है। कंपोजिशन, इसका चेयरपर्सन होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। और सिक्योरिटी होल्डर्स के ग्रीवेंसेस को ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर उन्होंने किसी नॉन कंसिडरेशन ऑफ एनी ग्रीवेंस इन गुड फेथ डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रवेंशन, आप इस बात को लेकर नहीं आ सकते कि कंपनी ने 10 रुपये देना चाहिए था, कंपनी ने इस साल 7 रुपये दिया, तो इस बात को लेकर नहीं आ सकते। अगर सबको इक्वल डिविडेंड दिया 7 रुपये उस साल, तो फिर आप कंप्लेन करने नहीं आ सकते, और उस मैटर को अगर इन्होंने सॉल्व नहीं करा है तो ये कोई नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर उसके बियॉन्ड उनको काम करना है तो उनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पहला, अगर वो कंपनी के अंडरटेकिंग को सेल कर रहे हैं। अंडरटेकिंग वो होता है जो मान लो आईटीसी के अंदर मैंने बताया था 5 प्रोडक्ट है, और कोई प्रोडक्ट उनका ऐसा है जिससे उनकी 20% या उससे ज़्यादा इनकम आती है, तो वो अगर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी, या फिर लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ से कंपनी की 20% या उससे ज़्यादा इनकम आती है, तो ऐसी चीज़ को सेल कर रहे हैं तो उनको ऐसा पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स में, ऑर्डिनरी बिजनेस में है तो ऐसा पास करने की ज़रूरत नहीं है, और कंपनी ने ऐसा पास नहीं करा और सामने वाले ने गुड फेथ में खरीद लिया है वो सामान, तो उसका टाइटल वैलिड रहेगा, ठीक है। वेयर मनी बोरोड exceeds the total of paid up share capital, free reserves and securities premium, ठीक है। दिस ऐसा इसलिए भी पास करना पड़ेगा कि अगर आपने बोरो करी मनी, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेप्ट, अगर आपके पास कोई पहले का डेप्ट था तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, एग्जिस्टिंग डेप्ट प्लस न्यू डेप्ट, वो अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, किससे? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो भी आपको ऐसा पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये टेम्परेरी लोन्स पर वैलिड नहीं है, यानी कि टेम्परेरी लोन्स को अपन इंक्लूड नहीं करना है। टेम्परेरी लोन्स वो लोन्स होते हैं जिनका रीपेबल टाइम पीरियड विद इन 6 मंथ होता है। उसके बाद अपन ने देखा था कंपनी कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड्स, इसके अंदर क्या बता रखा है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो चैरिटेबल डोनेशंस दे सकते हैं, पर कितना दे सकते हैं उसके लिए लिमिट है, वो 5% दे सकते हैं एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ओवर द लास्ट 3 ईयर्स।
यानी कि जो भी उनका लास्ट 20 साल का प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसका एवरेज करना है, फिर उसका 5% निकालना है, इस साल वो इतना डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा डोनेट करना है तो उनको ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था प्रोहिबिशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या करा है, कुछ समय बाद जब 2014 में नई सरकार आई थी तो क्या करा था उन्होंने, बाद में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की लिमिट को चेंज कर दिया। बाकी यहाँ पहले 5% हुआ करता था, पर क्योंकि आजकल के नेता लोग चाहते हैं कि उनको ज़्यादा चंदा चाहिए तो उन्होंने ये लिमिट हटा दी। तो अब बेसिकली अभी कोई रेस्ट्रिक्शन लगी हुई नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ये अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट से पहले ये हेडिंग थी। ठीक है, जब अमेंडमेंट किया तो ये लिमिट तो हटा दी 5%, पर ये रेस्ट्रिक्शंस वर्ड हटाना भूल गए। ठीक है, तो पहले होता था कि 5% ही डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, पर उसके बाद जब अमेंडमेंट आया उसके बाद क्या हो गया, अब कंपनी चाहे आज की तारीख में तो वो कितने भी अमाउंट का डोनेशन दे सकती है, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, जितना मर्जी करा उतना डोनेशन दे सकती है, पर दो लोग नहीं दे सकते। पहला गवर्नमेंट कंपनी नहीं दे सकती, या फिर ऐसी कंपनी जिसको बने हुए 3 साल नहीं हुए। ठीक है, लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, कम से कम 3 साल होने चाहिए डोनेशन देने के लिए। प्रोसीजर क्या था, बोर्ड रिसोल्यूशन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेजोरिटी ने बोल दिया कि भैया डोनेशन दे, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर PNL में दे सकते हो, देना जरूरी है। ठीक है, मोड्स आजकल सब ऑनलाइन है तो वही बता रखे हैं, अकाउंट पे ही चेक। ठीक है, डीम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी मान लिया जाएगा 2 चीज़ों को। ठीक है, अगर कंपनी कोई ऐसा कंपनी ऐसे पर्सन को डोनेट कर रही है मनी जो सीधा पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो डीम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। या फिर पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पर कोई कंपनी कोई, यानी कि एडवर्टीजमेंट, मान लो पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, उसके पैसे कंपनी दे रही है तो उसको भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल डिफेंस फंड के लिए। ठीक है, अगर कंपनी नेशनल डिफेंस फंड के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो कितना भी कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है, बस जितना भी करे PNL में बता सकती है, यानी कि सीधे तरीके से डोनेशन दे सकते हो विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या बता रखा है, 2 सेक्शन है, 184(1) एंड 184(2). 184(1) ये बोलता है जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसने कितनी कंपनी के साथ उसके रिलेशन है, कितना शेयर होल्डिंग है, ये सब बताना पड़ेगा। 184(2) ये बोलता है कि आज की मीटिंग में बता दो भैया, जब इन 5 टॉपिक एजेंडा पर डिस्कस करेंगे आप बता दो, आज जब मीटिंग स्टार्ट होगी, आज जो मीटिंग में ट्रांजेक्शन होंगे उनमें से कितने में आप इंटरेस्टेड हो, यानी कि आपके पास शेयर होल्डिंग है, किसी भी तरीके का रिलेशन है, वो आप बता दो। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। ठीक है, कंपनी के लिए लिमिट सेट कर रखी है कि कंपनी इतने लिमिट का ही लोन दे सकती है। ठीक है, कितना, उसके अलावा कंपनी कोई भी लोन दे सकती है, ना गारंटी दे सकती है, ना परचेज कर सकती है यानी सिक्योरिटीज। ठीक है, अब ये लिमिट कितनी बता रखी है, एक्सीडिंग 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का 100%, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उतना अमाउंट का कंपनी लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है। अगर इससे ज़्यादा का देना है तो ऐसा पास करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये लोन गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है, होल्डी ऑन सब्सिडी को दिया जाता है या फिर जॉइंट वेंचर्स को दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसा पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है सर्कमस्टेंसेज वेयर नो प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी लोन तो दे रही है पर सामने वाले ने कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा हो। ठीक है, नॉट एक्सीड लिमिट एंड नॉट डिफॉल्ट इन रिपेमेंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर जो मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है, उससे कंपेयर नहीं देना है। ठीक है, अदरवाइज तो आप पैसा यही इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद बता रखा है, ठीक है, मेंटेन करना है रजिस्टर और अपडेट करना है विद इन 7 डेज जब भी ये सब है। ठीक है, एग्जामेशन दे रखी है गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज है या फिर ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो लिस्टेड नहीं है। उसके बाद आता है डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन, यानी कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है,
तो उसके सारे एक्ट वैलिड मान लिए जाएंगे जब तक कंपनी ये रिटर्न में नहीं देती कि इस डायरेक्टर का काम टर्मिनेट हो चुका है या फिर इस डायरेक्टर को हटा दिया जाता है। ठीक है, जब तक कंपनी ऐसा रिटर्न में नोटिस डिक्लेयर नहीं करती, पब्लिश नहीं करती, तब तक उसके सारे एक्ट वैलिड मान लिए जाएंगे। ठीक है, भले ही उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड तरीके से हुआ हो या फिर अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गया हो। ठीक है, एक बार आपको कंपनी को रिटर्न नोटिस में देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी सेक्शन 186(1). इसमें क्या बता रखा है, अगर कंपनी किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो मोर देन 2 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी इसमें नहीं कर सकती। यानी कि इसका क्या मतलब है, एक कंपनी ने मेन कंपनी ने बी में इन्वेस्ट करा, बी ने सी में करा, सी अब चाहती कि मैं डी में इतने ही पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपको 2 लेयर ही पॉसिबल है, ए बी को दे सकता है, बी सी को दे सकता है। ठीक है, पर 2 एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि रिलायंस ने कराची में करा, अब कराची जाए तो वो किसी भी कराची फॉरेन कंपनी है। ठीक है, मान लो अब वो चाहे तो ए में कर सकती है, बी में कर सकती है, सी में कर सकती है। ठीक है, सब्सिडी फ्रॉम हैविंग एन इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, इसका क्या मतलब है, ए ने बी में करा, बी ने सी में करा। ठीक है, तो इसको लेयर नहीं माना जाएगा। अगर सी होली ऑन सब्सिडी है बी की तो इसको कोई लेयर नहीं माना जाएगा। सी ने डी में करा, फिर इसको दूसरा मान लिया जाएगा। उसके बाद बता रखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, यानी कि कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करे तो खुद के नाम पर ही होना चाहिए, पर कुछ एक्सेप्शन थे। ठीक है, यानी कि कंपनी में और शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी इन द नेम ऑफ एनी नॉमिनीज टू इंश्योर नंबर ऑफ मेंबर्स इन इज नॉट रिड्यूस बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, रिलायंस ने एक्स लिमिटेड में, एक्स लिमिटेड कौन सी होली ऑन सब्सिडी है, रिलायंस की। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए था, होली ऑन सब्सिडी है, पर कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होने चाहिए थे, तो एक्स लिमिटेड का तो एक ही मेंबर है रिलायंस पर, बाकी 6 का क्या होगा, तो इस केस में अलाउ है। ठीक है, कंपनी कैन डिपॉजिट शेयर्स विद बैंकर्स, कंपनी को डिविडेंड कलेक्ट करना है तो उसके लिए उसने शेयर्स बैंक के नाम पर ट्रांसफर कर रखे, अलाउ है। कंपनी कैन डिपॉजिट शेयर्स विद बैंकर्स टू मेक ट्रांसफर इजी, कंपनी को शेयर्स बेचने हैं तो उसने बैंकर के नाम पर ट्रांसफ़र कर रखे हैं। ठीक है, पर बैंक को इस केस में 6 महीने के अंदर सेल करना पड़ेगा, और अगर 6 महीने हो गए तो वापिस कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे शेयर। एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन्स, ओबियसली कंपनी को लोन लेना है तो उसने गिरवी रख रखे हैं, तो अलाउ है। हेल्ड एज बेनिफिशियल ओनर, ये सबके साथ ही होता है। ठीक है, ये कोई जेन्युइन रीज़न है। ठीक है, हर के साथ होता है। उसके बाद बता रखा है रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, तो कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उसमें बताना है। ठीक है, वही अपन ने जब भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ था तो उसने किस किस कंपनी के साथ उसके रिलेशन हैं 184(2) बताना है। आज मीटिंग हो रही है तो उसमें उस दिन डिक्लेरेशन देना और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में उसको बताना है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है नॉट एक्सीड 5 लाख एग्रीगेट इन एनी ईयर। ठीक है, अगर इससे कम का ट्रांजेक्शन है तो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद बता रखा है रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्वायरिंग एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कंपनी को कभी भी सामान खरीदना है तो सिर्फ कैश में खरीदना अलाउ है, बार्टर सिस्टम अलाउ नहीं है। ठीक है, बार्टर सिस्टम तब अलाउ है। ठीक है, यानी कि डायरेक्टर ने अपनी कार कंपनी को दी, कंपनी ने अपनी कार डायरेक्टर को दे दी। ठीक है, ऐसा भी अलाउ है अगर कंपनी OR पास कर ले तो। ठीक है, और अगर कंपनी ने विदाउट वाशिंग OR कर लिया तो वॉइडेबल माना जाएगा, और इससे फिर जिसको भी नुकसान होता है तो उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। पर ये ट्रांजैक्शन एक इसमें वैलिड भी रहेगा अगर ट्रांजैक्शन गुड फेथ में करा गया, यानी कि जो डायरेक्टर है उसने 50 लाख का ही सामान कंपनी को दिया और कंपनी ने भी 50 लाख का ही दिया, गुड फेथ में करा, और ऐसे इंसान को इस सेक्शन के बारे में पता नहीं था तो उसने ये ट्रांजैक्शन करा है तो अलाउ है। उसके बाद अपन ने देखा था कॉन्ट्रैक्ट बाय ओबीसी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके विदिन 15 डेज उसको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है लोन टू डायरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि कंपनी को मना कर रखे कि वो वैसे तो ना पैसे देगी, ना गारंटी देगी, ना सिक्योरिटी देगी डायरेक्टर्स को। ठीक है, पर जब तक ऐसा पास नहीं हो जाए या फिर जो लोन का पैसा होगा वो डायरेक्टर अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में यूज़ करेगा, अपने पर्सनल पर्पस में यूज़ करेगा तो कंपनी लोन नहीं देगी। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी वही है, अगर कंपनी की ये पॉलिसी कि वो हर एक अपने एम्प्लॉय को लोन देती है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर ये लोग भी ले सकते हैं। ठीक है,
या फिर लोन गारंटी सिक्योरिटी कंपनी ने होली और सब्सिडी को दिया है तो अलाउ है, ठीक है। उसमें बता रखा था द कंपनी कैन ऑल्सो लैंड मनी टू, ठीक है। कंपनी ऐसे पर्सन को भी, कंपनी उन लोगों को भी उधार दे सकती है, ठीक है, जिसमें मान लो रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, अब उसका किसी और कंपनी में, अच्छा, मतलब वो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो रिलायंस कंपनी उस प्राइवेट कंपनी को भी लोन दे सकती है, ठीक है, क्योंकि वो उस कंपनी का भी डायरेक्टर है, पर ऐसा आवाज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी बॉडी कॉपरेट उस बॉडी कॉपरेट को भी दे सकती है जहाँ जो रिलायंस के डायरेक्टर के पास उस बॉडी कॉपरेट की कम से कम 25% तो होनी चाहिए वोटिंग पावर, ठीक है। या फिर ऐसा कंपनी को भी लोन दे सकती है जो रिलायंस के डायरेक्टर बोलता है कि बी कंपनी को कि ऐसा होना चाहिए, वैसे ही उसी अकॉर्डिंग बी कंपनी काम करती है, तो रिलायंस कंपनी बी कंपनी को भी लोन दे सकती है, ठीक है। एग्जेम्पशन थी, ठीक है, ये सेक्शन के लिए नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इन हुच शेयर कैपिटल नो बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी, ठीक है। बोरिंग फ्रॉम बैंक्स इज लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर एंड नॉट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, ठीक है। ऐसे ये प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होगा पूरा सेक्शन, ठीक है। अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स में, बैंक से जो बोरो करा है वो लेस है, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, ठीक है। ट्वाइस करना पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, एक लिमिट आ जाएगी, और उससे कम बोरो कर रखा है तो एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आता है सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। उसमें अपन ने देखा था कोई भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होगा तो वह रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। और रिलेटेड पार्टी में कौन कौन लोग आते हैं, डायरेक्टर, मेन कंपनी का डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव कौन कौन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, सन्स वाइफ हो सकता है, फादर मदर हो सकते हैं, डॉटर्स हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। की मैनेजरल पर्सन, इसकी भी अपन ने पूरी डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर, ऑल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, ये लोग आते हैं, ठीक है, और उनके रिलेटिव, ठीक है, वो भी रिलेटेड पार्टी मान लिए जाएंगे, ठीक है। और फर्म भी रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी अगर जो रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर हो उस फर्म का भी डायरेक्टर है। तो प्राइवेट कंपनी भी सेम लिखा हुआ इन विच डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव इज मेंबर और डायरेक्टर, ठीक है। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन से डायरेक्टर मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट, यानी कि थर्ड पार्टी कंट्रोल बाय आवर डायरेक्टर, ठीक है। थर्ड पार्टी हमारे डायरेक्टर को कंट्रोल कर सकती है या फिर डायरेक्टर किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल करता है, दोनों ही केस में वो रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ऑफ सच कंपनी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो सब्सिडरी। ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि रिलायंस की सब्सिडरी, ये कलर्स लिमिटेड है, सब्सिडरी है रिलायंस कंपनी की, ठीक है। अब कलर्स, अब एक और है बीवी लिमिटेड, ठीक है, बीवी लिमिटेड की इसकी सब्सिडरी कलर्स लिमिटेड की, ठीक है। तो रिलायंस और बीवी लिमिटेड के जो बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मान लिए जाएंगे। इन्वेस्टिंग कंपनी, यानी कि किसी कंपनी ने 20% या उससे ज़्यादा रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर रिलायंस ने किसी कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, तो दोनों को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। 8 पॉइंट है पब्लिक कंपनी भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी इन विच डायरेक्टर मैनेजर इज रिलेटेड। जो रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर है मैनेजर है, ठीक है, वो इस पब्लिक कंपनी का भी डायरेक्टर है और होल्ड करते हैं अपने रिलेटिव्स, यानी कि जो रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर वो अपने रिलेटिव के साथ, रिलेटिव कौन होते हैं, ये हस्बैंड वाइफ इनको मिलाकर वो इस कंपनी में 2% या उससे ज़्यादा होल्ड करता है पेड अप शेयर कैपिटल। उसके बाद अपन ने देखा था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स रिक्वायरिंग ओआर, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आपको ओआर भी पास करना पड़ेगा, परचेज सेल सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, लीज ऑफ प्रॉपर्टी, अवेलिंग रेंडरिंग सर्विस, इन सब के लिए एक ही लिमिट है। अगर ऐसा ट्रांजेक्शन कर दे इंडिविजुअल चाहे एग्रीगेट, अगर वो 10% और मोर ऑफ टर्नओवर या नेटवर्थ है, ठीक है, प्रॉपर्टी के केस में नेटवर्थ देखना है, बाकी सब सारे केस में टर्नओवर देखना है। 10% ऑफ टर्नओवर या उससे ज़्यादा का कोई ट्रांजेक्शन है तो कंपनी को ओआर पास करना पड़ेगा। दो और केस है प्लेस ऑफ प्रॉफिट, वही बताया था, जैसे कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसका भी डायरेक्टर है और डायरेक्टर कौन है, वो डॉक्टर ही है, ठीक है। और डॉक्टर क्या करता है डॉक्टर एक सर्जन है, ठीक है, अब वो क्या करता है सर्जरी करता है, तो वो
हॉस्पिटल से एक तो डायरेक्टर के नाम पर पैसा लेते हैं और सर्जरी के नाम पे पैसा लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ प्रॉफिट। अगर वो सर्जरी के नाम पे हॉस्पिटल से एक्सीडिंग 2,50,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा करता है, ठीक है, उससे ज़्यादा करना है चार्ज, तो उसको क्या करना पड़ेगा, OR पास करना पड़ेगा, ठीक है। OR तब भी पास करना पड़ेगा अगर कंपनी किसी को अंडरराइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ के लिए रेमुनरेशन दे रही है, ठीक है। मान लो मुकेश अंबानी ने बोला, ठीक है, आकाश अंबानी ये सब अंडरराइटिंग सब्सक्रिप्शन का काम करेगा और उसको रेमुनरेशन एक्सीडिंग 1% ऑफ नेटवर्थ से ज़्यादा दिया है, 1% ऑफ नेटवर्थ से ज़्यादा दिया जाएगा, तो उसको कंपनी को OR पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था उस ट्रांजेक्शन में ये जब OR पास होगा तो रिलेटेड मेंबर वोटिंग नहीं कर सकते, पर 90% और उससे ज़्यादा अगर वो होल्ड करते हैं कंपनी का स्टेक तो वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। OR तब भी पास नहीं करना पड़ेगा अगर होल्डिंग और सब्सिडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट हो जाएंगे होल्डिंग कंपनी के साथ, ठीक है। अगर कोई ट्रांजेक्शन को 3 मंथ्स हो गए, ठीक है, और कोई OR भी पास नहीं हुआ या फिर BR पास नहीं हुआ तो वो ट्रांजेक्शन वाइड मान लिया जाएगा। उसके बाद अपन ने देखा था पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, यानी कि कल को अगर किसी कंपनी से डायरेक्टर को ऐसे ही निकाल दिया जाता है तो उसको वैसे तो कंपनसेशन दिया जाएगा, पर इन 6 केस के अंदर कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा अगर उसने रीपेमेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट करा है। इन केसेस के अंदर रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बैंक को पैसा वापस नहीं चुका है, या फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज, इनकम टैक्स, GST इनकम में डिफ़ॉल्ट करा है पेमेंट, आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज यानी कि वर्कमैन एम्प्लॉयज उनका पैसा नहीं दे रखा, ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग है, या फिर डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, या फिर वो रिडीम नहीं हुआ ड्यू डेट पर, तो उसको डायरेक्टर को लॉस ऑफ ऑफिस के नाम पर कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के MCQ।